हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, मेंटली फिट, फिजिकली फिट एंड ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हो तो स्पिरिचुअली भी बहुत ही फिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज कि काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आ पाई। बहुत ज़्यादा दूसरे पीवाईक्यू एनालिसिस में और बच्चों के साथ काम करने में बिजी था थोड़ा, तो और थोड़ी तबीयत भी अभी मौसम के चेंजेस की वजह से नासाज है, तो उस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई ट्राई कि हम फटाफट से इसको कवर करें बिफोर 21 और 22 के पहले हम पूरी सीरीज कवर कर लें। एक मैंने आपसे पोल भी लिया था कुछ समय पहले कि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से CSI नेट का पेपर बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विदाउट डूइंग नेगेटिव्स, और मैंने अपने 4 अटेम्प्ट में कैसे उसको सॉल्व किया और फॉर्चुनेटली एवरी टाइम आई गॉट द रैंक एज वेल। सो उस पर एक वीडियो क्रिएट किया जाएगा और 1-2 दिन में मैं उसको बताऊंगा कि 10th के आसपास मैं उसको डालूंगा, क्योंकि तभी उसकी रेलेवेंस बनती है जब आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी हो। तो 10 के आसपास, 10 से 15 के बीच में आपको एक वीडियो मिलेगा कि आपको नेट का पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली वो स्ट्रेटेजी जो होगी वो वन साइज फिट फॉर ऑल वाली नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हो डिटॉक्स पे कोई भी स्ट्रेटेजी आपको ये नहीं मिलेगी कि भाई साहब ये कर लो वरना नहीं होगा, और ये नहीं करोगे तो हो जाएगा, या ऐसा कुछ बातचीत अपन करते ही नहीं, क्योंकि हर की अपनी खुद की प्रिपरेशन है, अपनी खुद की जर्नी है, और सब अपनी अपनी जर्नी जी रहे हैं। और मुझे लगता है, और मेरी आपके सभी के लिए शुभकामनाएं है कि आपकी जर्नी बहुत शानदार चल रही होगी, आपके साथ टारगेट्स पूरे हो रहे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी नोट्स और टेस्ट हुए हैं संभव सीरीज में वो आपके कंप्लीटेड हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों की रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। बहुत मेहनत की जरूरत है, अच्छे से मेहनत करते रहो और बढ़िया काम कर रहे हो। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं मेरे को कि सर ये थैंक यू इसके लिए। कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं तो वो पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ करने के लिए तो आप यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे नहीं तो अगर आपको कोई आगे इन्फॉर्मेशन और डिटेल में चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। चलो भाई साहब, आज शुरू करते हैं एक नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द केल्विन साइकिल। नो, केल्विन साइकिल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अपन? देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चर्चा करी थी? हम लोगों ने बात की थी लाइट रिएक्शन के बारे में। हमने ये समझा था कि क्यों आपकी लाइट रिएक्शन जो है उसको लाइट के बारे में बोलते हैं, कि क्यों लाइट रिएक्शन है वो, जिसमें हमने PS2 PS1 रिएक्शन सेंटर्स के बारे में बात करी। हम लोगों ने क्लोरोफिल एज एसेसरी पिगमेंट एंड क्लोरोफिल एज अ मेन PCRC फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के बारे में बात करी। वी ऑल्सो हैव अंडरस्टूड अबाउट कि हाउ जेड स्कीम वर्क्स, और उसमें हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से प्रोटॉन पंपिंग चल रही है और प्रोटॉन पंपिंग की वजह से ATP और NADPH2 का स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। बहुत ही रैपिड फायर में हमने इसके बारे में बात की थी। ऑब्वियसली मैंने तुमको इसमें फोटो ऑक्सीडेशन वगैरह और किस तरीके से साइटोक्रोम B6 का जो B6F होता है हमारा, उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह कैसे होता है, वो सारी चीजें नहीं बताइए। ऑब्वियसली आप समझते ही हो कि 40 मिनट के लेक्चर में इतना कर पाना मुश्किल है ना? तो दिस इज अवर सेकेंड डे ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये है हमारा दूसरा दिन प्लांट बायोलॉजी के ऊपर, और संभव सीरीज का ये डे नंबर 37। कुल मिला के 60 दिन की सीरीज है जो कि पूरी तरह से मुफ्त है, मुफ्त मुफ्त फ्री है। ठीक है। और इसी में आपको क्या क्या मिल जाएंगे? अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा सर? आपको मिल जाएगा टेस्ट एंड नोट्स। और चाहिए क्या तुमको भैया? पढ़ाने वाला मिल रहा है, नोट्स दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, दो मेहनत करो, सिलेक्शन लो, जीवन में खुश रहो। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम? बात क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केल्विन साइकिल के बारे में, जिसको आपने C3 साइकिल के बारे में भी पढ़ा होगा। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। इसी को लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, बट इट इज नॉट डार्क। लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई साहब इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बट इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। फिर अपन केल्विन साइकिल को जब पढ़ लेंगे और हम समझ लेंगे कि क्यों इसको C3 साइकिल बोलते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे इसके एक मॉडिफिकेशंस पे, या आप बोल सकते हो रूबिस्को की एक नई एक्टिविटी पे, जिसको हम कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की कहानी C2 के नाम से कहलाई जाएगी, या जिसे कहा जाएगा ग्लाइकोलेट पाथवे। आज पता नहीं, मेरे को गाने गाने का मूड है या कुछ तो है, इसलिए मैं इसे गाना गा के पढ़ा रहा हूँ। ग्लाइकोलेट पाथवे, या फिर हम बात करेंगे C2। फिर जब हमको समझ में आएगा कि यार ये मजेदार चीज नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम इससे निपटने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उसको समझेंगे। जिसमें एक बात होगी C4 के बारे में, C4 प्लांट्स या C4 साइकिल के बारे में, और दूसरी होगी आपकी कैम प्लांट्स के बारे में, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। बात समझ में आ रही है? ये पूरी की पूरी एक स्टोरी होने वाली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो समझ लो कि भाई साहब केल्विन साइकिल की स्थिति क्या है। देखो, हमने ये बात कही थी लास्ट लेक्चर में, अपन ने पढ़ा था इसके बारे में कि जब आप बात करते हो लाइट के बारे में तो लाइट रिएक्शन जो है ये यहाँ पे चलती है, जिसमें हम फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करते हैं।
और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना। तो याद रखना है PS2 से साइटोक्रोम B6F और उसके बाद में PS1। ये किस पे एक्टिवेट हो रहा था 630 नैनोमीटर और ये किस पे एक्टिवेट हो रहा है 700 नैनोमीटर। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे स्थिति क्या बनी थी हमारी कि हमने एटीपी जनरेट किया था और NADPH2 जनरेट किया था और आपने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया था। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि PS2 का अरेंजमेंट है ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है वाया हाइड्रोलाइजिंग योर सॉरी नॉट हाइड्रोलाइजिंग फोटोलाइजिंग योर वाटर। केल्विन साइकिल की स्थिति यहाँ है। अब जब आप ये सब थैलेकॉइड में कर रहे हो तो स्ट्रोमा में पिक्चर क्या चल रही है, स्ट्रोमा में आपकी पिक्चर चलती है केल्विन साइकिल की। इसमें होता क्या है आप आरयूबीपी का यूज करते हो, अभी बात करेंगे आरयूबीपी का क्या मतलब होता है। आरयूबीपी का यूज करके आप एटीपी जो आपने यहाँ बनाया था उसको कन्वर्ट करते हो एडीपी प्लस पीआई में, मतलब उसको यूटिलाइज कर लेते हो। और जो NADPH2 आपने यहाँ से बनाए थे लाइट रिएक्शन में उसको यूज करके आप उसका रिडक्शन जो हुआ था उसको वापस ऑक्सीडाइज करके आप वापस दे देते हो कि भैया अगला NADPH बना के दो, ये तो NADP में कन्वर्ट हो गया। इस स्थिति में करते क्या हो आप जब इन दोनों का यूटिलाइज करते हो तो आप आरयूबीपी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हुए आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जिसको आप कहते हो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाम इंपॉर्टेंट है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट मतलब एक एसिड बना है आपने। फिर आप इस एसिड को क्या करते हो अलग अलग मॉडिफिकेशंस करके 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड या सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो। अच्छा एक और बात, केल्विन साइकिल को अगर तुमको याद करना है तो तुमको ग्लाइकोलिसिस याद होना जरूरी है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का उल्टा रिवर्जन ही केल्विन साइकिल है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो कुछ मॉडिफिकेशन छोड़ दें साइड ओवरफ्लोज वगैरह के तो सब कुछ वही है। तो इसमें आपके पास में G3P बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब जब आप एक एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो उल्टा आ रहे हो, रिडक्शन लगातार चला रहे हो तो आपको NADPH की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आप या तो इससे सुक्रोज बनाते हो जो कि बाहर चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के बाहर चला जाता है या फिर वो स्टार्च के फॉर्म में यहीं पे स्टोर कर लिया जाता है। आज मैं सुक्रोज सिंथेसिस और स्टार्च मॉडिफिकेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए पूरा एक अलग से लेक्चर लगेगा सुक्रोज सिंथेसिस और स्टार्च पे। ये सुक्रोज क्या करता है फिर जाइलम फ्लोएम के मूवमेंट में तुमने फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग पढ़ा होगा उसमें आगे जाके ये काम करता है और स्टार्च आपका यहाँ पे क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है। फिर वापस से वही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है उसके बारे में जो दूसरी चीजें बची होती है वापस वो आरयूबीपी को रीजनरेट करने में लग जाती हैं और ये रीजनरेशन के बाद में इस रीजनरेशन में आपका एटीपी NADP और ये सारी चीजें होते हुए आपको वापस से NADP और ADP का फॉर्मेशन मिल जाता है। सारी कहानी यही है, दिस इज द होल स्टोरी। सारी बात समझ में तो एक अभी करो एक बार इसको रोको, इस स्लाइड को एक बार देख लो, इस पूरे डायग्राम को एक बार समझ लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे सॉरी करने में तो गायब हो जाता है ना ये। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक बार इस स्लाइड को चेक करो और ये जब तक ढंग से समझ में ना आ जाए तब तक प्लीज आगे मत बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखो भैया अपन ने पहले समझा लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में अपन ने बोल दिया कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पे हो रही है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है क्लोरोप्लास्ट में और ये क्या करती है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में ATP और NADPH। डार्क रिएक्शन जो अल्टीमेटली डार्क नहीं है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और इसमें हम बात करते हैं कि स्ट्रोमा में होती है, जैसे कि अपन ने बात करी स्ट्रोमा में बाहर की तरफ होगी है और इसमें क्या करेगा ATP और NADPH को यूज करके ये CO2 को यूज करेगा और CO2 को में कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सही बात है, ये बात है, ये दोनों स्टेजेस ही हमारी फोटोसिंथेसिस के कहला रही है। अब अपने को डिटेल में समझना है थोड़ा बहुत, पहले क्लोरोप्लास्ट का बेसिक समझ लो। प्लास्टिड्स की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला प्लास्टिड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और एक वर्ड और याद रखना है अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करता है। तो देखो वैसे हमारे पास में सबसे पहले होता है प्रोप्लास्टिड है ना, प्रोप्लास्टिड जो है फिर इसके अलग अलग डेवलपमेंट्स चलते हैं। अगर आप इसको डार्क में डेवलप करवा रहे हो तो ये धीरे धीरे जब डार्क में आप डेवलप कराते हो तब बनता है इटियोप्लास्ट है ना, ये बेसिक बेसिक वर्ड याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं इस पे सवाल। डार्क में डेवलप करते हो तो बनता है एटियोप्लास्ट और एटियोप्लास्ट को जब लाइट मिलती है तो उसके अंदर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस शुरू हो जाता है और क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस बनने से वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। दूसरी चीज अगर आप डायरेक्ट प्रोप्लास्टिड को लाइट दे रहे हो तो ये दूसरा तरीका है क्लोरोप्लास्ट बनाने का। ठीक है, या फिर आप क्या करो इसका एक डेवलपमेंट और हो रहा है, डेवलपमेंट होने के बाद में बनता है ल्यूकोप्लास्ट। ये एटियोप्लास्ट था ध्यान देना जिसके अंदर आपकी अल्टीमेटली ग्लोबुलिन्स वगैरह और ये सारी चीजें होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो है उसको अगर आप वापस लाइट देते हो तो फिर से आप क्लोरोप्लास्ट बना सकते हो। तो तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर सकते हो। फिर दूसरी चीज क्या है, अगर ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपका एक तरीका और है इसमें कि अगर आपका प्रोप्लास्टिड जो है ये राइप हो जाता है, इसकी राइपनिंग अगर होती है तो बनता है क्रोमोप्लास्ट, कलर आ जाता है इसके अंदर और उसमें भी अगर आपको लाइट मिलती है तो आपको वापस से क्या बन जाता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की राइपनिंग वापस क्या बनाती है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की राइपनिंग क्या बनाती है क्रोमोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की डेथ हो जाती है मतलब सेनिसेंस की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो बनाता है क्या जीरोंटोप्लास्ट, जीरोंटो जीरोंटो
प्लास्ट। ठीक है, आगे आते हैं अपन ल्यूकोप्लास्ट की भी अगर आप राइपनिंग कर देते हो तो वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और उसके बाद में जो ल्यूकोप्लास्ट है वो अमाइलोप्लास्ट अगर स्टार्च को कर रहा है तो, उसके अलावा इलेओप्लास्ट अगर लिपिड को कर रहा है तो, और प्रोटीनोप्लास्ट अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो यूज किया जाता है। मेरा सिर्फ यहाँ से आपसे एक सजेशन है कि आप है ना इस डेवलपमेंट पाथवे को भले याद ना रखें, लेकिन आप एटलीस्ट इटियोप्लास्ट का मतलब क्या है, क्रोमोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का, जिनोटोप्लास्ट का, अमाइलोप्लास्ट, एलेओप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट का क्या मतलब है ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में करता है, खुद का जीनोम रखता है ये, और काफी ग्रीन लीव्स में मिलता है क्योंकि ग्रीन कलर शो करता है। अमाइलोप्लास्ट कलरलेस है ना, इसमें आपका कोई इनर मेम्ब्रेन नहीं होती है, स्टार्च फील्ड होता है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट है ना, दिस वन इज योर अमाइलोप्लास्ट। यहाँ पे आपका स्टोरेज ऑर्गन्स में देखने को मिलता है जहाँ पे हम स्टार्च को स्टोर करके देखते हैं। इंटर कन्वर्जन की अगर बात करें तो लाइट ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं, देख सकते हो तुम, लाइट 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 ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं, और जैसे जैसे आपकी सेल्यूलर नीड्स बदलती जाती हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में से चेंजेस चलते रहते हैं, मारना कब है, क्रोमोप्लास्ट कब बनाना है, अगर आप वापस डेवलपमेंट करोगे तो ल्यूकोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट बदल सकता है, ये सारे डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। लेट्स मूव ऑन। अगर हम इसमें फर्स्ट बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं C3 साइकिल के बारे में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो ये समझ लो कि C3 साइकिल का बेसिक फंडा क्या है। बेसिक फंडा सिर्फ इतना सा है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, मतलब आप एक इनऑर्गेनिक चीज को यूज करके ऑर्गेनिक चीज बनाना चाह रहे हो। इनऑर्गेनिक क्या है? CO2, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक क्या है? ग्लूकोज, CH, ऑब्वियसली दोनों है ना, C6H12O6। नाउ यहाँ पे आपके पास में एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल आप जानते ही हैं, स्टोमेटा की बात चालू हो चुकी है यहाँ पे, और स्टोमेटा की बातचीत में आपके पास गार्ड सेल है। आपका यहाँ पे क्या हुआ, स्टोमेटा के थ्रू आपकी ये CO2 अंदर आई। अभी देखो ये जो यहाँ पे साइकिल दे रखी है, ये 3 साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, या तो मैं बोल सकते हो कि एक ही साइकिल में लेकिन 3 मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन है। अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल को सिंगल साइकिल बोलोगे तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी, एक CO2 के लिए एक साइकिल मान लो, या फिर 3 CO2 के लिए एक साइकिल मान लो। क्वेश्चन पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि वो किस टर्म्स में आपसे पूछ रहे हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि कई बार वो एक CO2 को ही एक साइकिल बोलते हैं, और कई बार 3 CO2 को एक साइकिल भी बोल सकते हैं, दोनों सही है वैसे। देखो आपका 3 CO2 आए या 3 कार्बन के कंपाउंड आ गए इस तरीके से। अब क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो ये आपकी एक 5 कार्बन की शुगर है, आप जानते ही हैं राइबुलोज के बारे में, ये क्या है आपकी एक कीटोन शुगर है, कीटोस है ये, है ना, राइबोस का ये आइसोमर है राइबुलोस। इसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पे ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले रखे हमने, है ना, 3 मॉलिक्यूल किसके ले रखे हमने, राइबुलोज 1,5। तो अगर 3 मॉलिक्यूल है 5 कार्बन के, तो कितने हो गए, 15 कार्बन का अपने पास में सबस्ट्रेट हो गया। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए तो पिक्चर खत्म, कुछ भी नहीं बचा फिर इस पर। 15 कार्बन का अपने पास सबस्ट्रेट लिया अपन ने, 3 मॉलिक्यूल के 5 5 5 में, फिर आपके इधर से आए तो 3 इधर से आए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 15 और 3 18 मॉलिक्यूल हो गए। सबसे पहले होता है कार्बन फिक्सेशन, और उसमें जो मेजर एंजाइम है वो है रुबिस्को। क्या है? रुबिस्को। रुबिस्को के बाद में यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल के आपके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 3 कार्बन के। देखो 15 यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए, 3 कौन से, 3 CO2 के साथ में आए, 15 और 3 18, 18 का आपने क्या किया, 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया आंसर, 6। तो 6 मॉलिक्यूल्स आपने बनाए किसके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। किसके बनाए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये हुआ फिक्स, CO2 पकड़ ली ना अपन ने। फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट का आपने किया रिडक्शन। रिडक्शन में आपने क्या लगाया, 6 ATP लगाया, 6 NADPH लगाया, और उसके बाद में आपने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिड को अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। रिडक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन वगैरह जोड़ना पड़ेंगे, और उसके लिए एनर्जी लगेगी, तो ये दोनों चीजें यहाँ से मिली। इससे बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बने, सही। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 के जो 6 मॉलिक्यूल्स बने, उसमें से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहां चला गया आपका, आधे ग्लूकोज को बनाने की तरफ निकल चुका है ये। अब याद करो, जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर वापस से फॉस्फोराइलेट होकर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, और फिर अल्डोलेज रिएक्शन की वजह से टूट जाता है। एक चला जाता है DHAP की तरफ, और एक चला जाता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। आई होप ये याद होगा। फिर ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसमें से एक तो भर चला गया आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन में, तो ये 1 मॉलिक्यूल आपका आ गया 3 कार्बन का बाहर। अब कितने बचे, वापस से 3 कार्बन जो डाले थे, तो वापस से क्या हुआ, अब रीजनरेशन करने का है, तो 3 ATP आप वापस यूज करोगे, और वापस से आप किसको रीजनरेट कर लोगे, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को रीजनरेट कर लोगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, बट ये पूरी की पूरी बेसिक है। यहाँ पे एक बार इसको रोको, और इस पूरी कहानी को जो मैंने अभी यहाँ पे कहा है,
इसको एक बार रिलेट करने की कोशिश करो। पहले इसको रिलेट कर लो, ये समझ में आ जाती है, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। नाउ अब हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि ये सब हो कैसे रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहला है कार्बन कैप्चर फेस। सबसे पहले हम कार्बन को कैप्चर करेंगे। तो रुबिस्को जो है ये आपका CO2 कैप्चर को कैटेलाइज करता है। CO2 जो है ये आपकी 5 कार्बन के RUBP के साथ में रिएक्ट हो रही है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा CO2 उसके साथ रिएक्ट होती है, और फिर ये क्या करती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट को बनाती है। अब देखना यहाँ पे मैंने 3 CO2 ले लिया है, 1 CO2 लिया है, तो 1 CO2 अगर मैं बात करूंगा तो 1 CO2 प्लस 5 कार्बन का 1 RUBP, सही है ना। ये तो लिखा अपन ने यहाँ पे कि CO2 रिएक्ट विद 5 कार्बन RUBP, और ये एक 5 यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, 6 हो गए, तो 6 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना डाले, सिंपल है ना। फिर आया रिडक्शन फेज। यहाँ पे आपका फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और यहाँ पे आपका क्या होता है, अगर आप 3 CO2 को कैप्चर करते हो तो आप 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हो। अभी अभी समझाया मैंने यहाँ पे 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है काय में, DHAP में, याद है ना, अल्डोलेस की रिएक्शन वापस ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या आता है रीजनरेशन फेज। रीजनरेशन फेज में क्या होगा, अब ये 5 जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचे, 6 बनाए थे, एक चला गया आपका उधर ग्लूकोज बनाने के लिए, 5 बचे वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं 3 RUBP में। वापस वही बात आ गई, एक RUBP 5 का है, 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब 15 कार्बन मॉलिक्यूल, 15 कार्बन मतलब 3 RUBP। एक G3P जो बचा ग्लिसरॉल्डिहाइड वो कहाँ चला जाता है, आपका स्ट्रोमा में चला जाता है DHAP के फॉर्म में। अभी ये कहाँ पे है, ये आपका स्ट्रोमा की अरेंजमेंट चल रही है, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में उसको यूज कर लिया जाएगा फॉर ग्लूकोज स्टार्च एंड सुक्रोज। ये वर्ड याद रखना है क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अब अगर आप जैम की तैयारी में हो या बिल्स की तैयारी में हो या कोई भी मास्टर्स की तैयारी में हो तो ये कंफर्टेबल है आपके लिए। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट देन यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। क्या है इसका मतलब, जरा देखो, एक केल्विन साइकिल जो है उसको 3 टर्न लगते हैं ताकि वो एक नेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना सके। क्यों ऐसा बोला अब यहाँ पे, क्योंकि मैं एक टर्न एक CO2 की बात कर रहा हूं, तो बार बार आपको 3 बार घुमानी पड़ेगी, तो एक्चुअली साइकिल जो है वो 3 के फॉर्म में चलती है, तो 3 टर्न्स हो गए बेसिकली, कहने का मतलब ये। अगर आपको 5 G3P मिल रहे हैं तो आप वहां से 3 RUBP बना सकते हो, और इसके लिए आपको 3 ATP की जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनर्जी के बारे में बात कर सकता है। नेट इक्वेशन अगर 3 टर्न की लिखी जाए, अब है तो वो वैसे 3, अब 3 टर्न हो गए तो 3 CO2 के बारे में बात कर ली, उसमें 6 NADPH2 लगेंगे, 6 NADP, 6 प्रोटॉन्स, 9 ATP। 9 ATP कैसे, 6 जो इसके साथ लग रहे थे, 6 ATP यहाँ पे, और 3 जो यहाँ पे लग रहे हैं रीजनरेशन में, तो आपको 9 ATP लगेंगे, और 5 क्या लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे, जिससे बनेगा क्या, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्या, G3P, एक 6 NADP, 9 ADP प्लस 8 PI, एक उधर लग जाएगा ना फॉस्फेट बनाने के लिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और RUBP रीजनरेशन का काम तो अलग है ही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक G3P आपने बनाया, तो आप जब अगर एक नेट ग्लूकोज आपको बनाना है, और आप मान के चल रहे हो कि एक साइकिल में 3 CO2 का आप यूटिलाइजेशन कर ले रहे हो, तो आपको एक नेट ग्लूकोज बनाने के लिए 2 बार साइकिल चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार 3 आएगा, दूसरी बार 3 आएगा, तब जाके एक 6 मॉलिक्यूल का, आई मीन 6 कार्बन, नॉट मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का ग्लूकोज बनेगा। इसी वजह से अगर आप इसको डबल करना पड़ेगा आपको, अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है। यहाँ पे मैंने एक G3P बनाया, ध्यान रखना, हाँ, एक ग्लूकोज है तो इसको लिया डबल। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट में लिख दिया मैंने कि टेक्स्ट जो होते हैं यूजुअली जब हम बुक्स की बात करते हैं तो वो आपके 6 टर्न्स की इक्वेशन के बारे में बात करती है, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी चाहिए, 6 CO2 चाहिए। तो 6 CO2, 12 NADP, 18 ATP और 10 वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें तो तुमको ये याद रखना है, जिसमें बनेगा क्या, 2 G3P बनेंगे जो आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे देंगे। मेजर ये जो डब्बे डब्बे मैंने बनाए ये इंपॉर्टेंट है, नेट में इससे सवाल आ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देख लो इस रिएक्शन को, ये चलती कैसे है ना। देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्कियोमेट्री दे रखी है मैंने, इसको यहाँ पे समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है तुमको, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तुमने पहले शायद पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ऑब्वियसली कैसे पता होगा, बट ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक 5 कार्बन का RUBP है, तो मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ 5 कार्बन का RUBP है ना, तो मैं 5C लिख दे रहा हूँ, 5C, और बिस फॉस्फेट है तो डबल फॉस्फेट भी लगा देने का। 5 कार्बन के RUBP पे सबसे पहले काम करता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या करता है, 3 CO2 को पकड़ता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ता है और 6 हाइड्रोजन हटा देता है और बाकी चीजें पकड़ लेता है।
जिससे वो बनाता है क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसने क्या बनाया, 5 कार्बन की चीज पकड़ी आपने और आपने क्या बना लिया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 3 कार्बन की एक चीज बना ली और एक फॉस्फेट उसके पास में जुड़ा हुआ है। सही है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने बने, ऐसे 2 बन गए, ये 2 बन गए, 2 इंटू ये हो गया। आगे आया तो अपने पास में फिर आया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस 6 एटीपी को यूज करके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास में अगली रिएक्शन आती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें आप 6 NADPH2 को यूज करते हो। और अगली बात यहां से इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास में 2 मॉलिक्यूल मिले किसके, 3 कार्बन वाले, जिसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ और यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, 3 CO2 को यूज किया है, ठीक है। 3 CO2 और यहाँ पे ये 3, तो यहाँ पे कितने बन जाए, 6, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, 6 3 कार्बन वाले बने, 3 PG जिसको अपन बोल रहे हैं। उसके बाद में इनके कन्वर्जन होते गए, कन्वर्जन होते होते अल्टीमेटली क्या हुआ, कन्वर्जन होते हुए क्या हुआ, एक आपका 3 GP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाहर निकल गया और 5 जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट वो आपके पास यहाँ पे बचे हैं, 5 5 इधर बचे हैं, सही है, 5 इधर बचे, ये अब ये 5 है। इन 5 को कैसे यूज करना है जरा इसको देखना। इन 5 में से हमने इस तरीके से 5 मॉलिक्यूल्स बना डाले, कुछ इस तरीके से A B C D और E, इसको मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ, ये सब ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से पहली चीज तो देख लो कि स्थिति क्या बनने वाली है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका ये ऐसा क्या ऐसे लगा और इसमें क्या रिलेशन हुआ कि आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा, अब 2-3 चीजें इसको ध्यान से समझना। आपने क्या किया, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, तो यहाँ पे 2 आप आखिरी के क्या है आपके कीटोस है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कीटोस फॉर्म है, सही है। बाकी चीजें आप कैसे बना रहे हो जरा इसको समझो। इसमें आपने क्या किया, अब एक आपने यहाँ पे छोड़ रखा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे जो C वाला है, इस C वाले और इसको उठा लिया आपने, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को उठाया, तो आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। याद है ग्लाइकोलाइसिस में उल्टी रिएक्शन होती है, आप 1,6 फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट को लेते हो और एक DHAP बनाते हो और एक 3 PG बनाते हो, PGL सॉरी, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें उल्टा हुआ, ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट है इसका डीफॉस्फोराइलेशन हुआ और ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे 6 कार्बन चल रहे हैं, यहाँ से एक और उठाया आपने, ये 6 कार्बन वाली चीज चल रही है, यहाँ से आपने एक 3 कार्बन वाली और उठाई, तो 9 कार्बन तो टोटल हो गए आपके पास। इसमें से आपने एक 5 कार्बन अलग कर दिया, ये आ गया 5 कार्बन वाला ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन अलग कर दिया, यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 6 कार्बन की चीज थी, 9 कार्बन है, 5 अलग कर दिया, बचा कितना, 4 बचा, 4 बचा, ये 4 इधर गया, 4 किस फॉर्म में गया, ये रहा एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। अब आपने क्या किया, इस 4 को आपने यहां से उठाया और इस 3 को यहां से उठा लिया, यहाँ पे ये बचा हुआ ना ई वाला, ये भी आपका कीटोस फॉर्म है DHAP, तो एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट क्या है आपका, एरिथ्रोस कीटोस है, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, और आपका यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एल्डोलेस की प्रेजेंस में आपने इनसे बना लिया 7 कार्बन का सेड्यूहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट। अब ये जो सेड्यूहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट आपने बनाया, इसको आपने फिर और ब्रेक किया, डीफॉस्फोराइलेशन किया, डीफॉस्फोराइलेशन करके आपने इसमें से, अब ये 7 कार्बन की चीज है, इसमें से आपने 2 स्थितियां बनाई, कैसे बनाई, अब यहाँ पे आपने क्या करा, इस 7 कार्बन की चीज में, यहाँ पे 7 कार्बन की चीज दिख रही है, ये जो बचा हुआ एक और है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को भी इसके अंदर जोड़ दिया, कुल मिला के ये 3 कार्बन थे, यहाँ से ये 7 कार्बन थे, 7 और 3 10 हो गए, और 2 5 कार्बन के मॉलिक्यूल बना लिया आपने, यहाँ पे क्या बना लिए, 2 5 कार्बन, मुझे पता है दिख नहीं रहा है, इसको ऐसे समझना, 2 5 कार्बन के मॉलिक्यूल कैसे बनाए, देखो ये 7 कार्बन की चीज है, ये 3 कार्बन की चीज मैंने ऊपर से पकड़ ली, ये 3 कार्बन की आ गई, ये 7 कार्बन की, कुल मिला के कितने हो गए 10। अब 10 में ट्रांसकेटोलेज की प्रेजेंस में मैंने ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट बना लिया। ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट को हमने फिर अब 3 प्रोसेसेस करी। अच्छा ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे आपका एक अरेंजमेंट और क्या है, अल्टीमेटली आपके पास में और कुछ बच रहा है क्या, अभी सारी चीजें हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी हो गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ फिर, आपका एक ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट आपने पहले ही बना लिया था, ये 5 कार्बन वाला, ये रहा एक ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट आपका पहले ही बना हुआ है, और 2 5 कार्बन की चीज अपन ने और बना ली है, ये हो गया रीजनरेशन, और एक हमने 3 कार्बन की चीज बाहर निकाल दी है यहाँ से, तो 1 2 3 ये 15 कार्बन और ये 3 कार्बन 18 कार्बन, यही चीज है।
ये चीज मुझे पता है कि थोड़ा टफ पड़ेगा, इस डायग्राम को तुम चाहो तो टेज एंड जिगर से ले सकते हो या तो मैं पीडीएफ में दे दूंगा। फिर आगे चलें तो अब देखो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट का एपिमर है, तो आप यहाँ पे एपिमरेज यूज कर लोगे। राइबोस 5 फॉस्फेट और राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो कीटोज अल्डोज फॉर्म है, तो यहाँ पे आप आइसोमरेज यूज कर लोगे, राइबोस के लिए आइसोमरेज। यहाँ पे भी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, यहाँ पे भी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे भी क्या लगेगा, एपिमरेज लगेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको एपिमर का मतलब पता है, आपने कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर देखे हैं। अल्टीमेटली ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये वाला राइबुलोज और ये वाला राइबुलोज 5 फॉस्फेट क्या होगा, इन तीनों को वापस हम राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए वापस से क्या लगेंगे, फॉस्फोराइबो राइबुलोकाइनेज और 3 एटीपी। तो कुल मिला के कितने एटीपी लगे, 3 एटीपी यहाँ पे, 6 एटीपी यहाँ पे, 6 NADH2 यहाँ पे, और आपका एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना। आई नो कि ये थोड़ी सी टफ लग रही होगी देखने में, सिंपल सा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, एक 5 कार्बन की चीज उठाई, 3 मॉलिक्यूल उठाए उसके, 3 CO2 डाली, 18 कार्बन के चीज को 3 3 3 3 के 6 बनाए, एक को बाहर भेज दिया, 5 जो है उनको ऐसे अलग अलग तरीके से यूज किया, 2 कीटोन के फॉर्म में यूज किए, और अल्टीमेटली आपके अलग अलग प्रोसीजर्स हो गए। देखो इसको रिवाइज करोगे तो ढंग से याद हो जाएगी, बट ये नेट वालों के लिए काम की है, जैम और JGEE या दूसरे MSc एंट्रेंस में इतना डिटेल में काम का नहीं है, अगर आप बॉटनी के एग्जैक्ट नहीं हो तो दिस वाज अबाउट द केल्विन साइकिल। अब हम इसको C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, हम C3 साइकिल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे CO2 फिक्स हो रहा है, देखो ना यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे CO2 फिक्स कर रहे हो, आप सबसे पहला कार्बन जो कंपाउंड बना रहे हो वो कितने कार्बन का बना रहे हो, 3 कार्बन का बना रहे हो, है ना। पीजी बोला ना अपन ने, फॉस्फोग्लिसरेट, तो पीजी क्या है, 3 कार्बन का है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इस वजह से हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं कि पहला कार्बन फिक्स होने के बाद क्या बनता है, 3 कार्बन का बनता है CO2 फिक्स होने के बाद। अगला जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलेट पाथवे। क्या है, ग्लाइकोलेट पाथवे। अगर हम ग्लाइकोलेट पाथवे की बात करते हैं तो इसको C2 साइकिल कहा जाता है, या फिर कहीं जगह पे इसको फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये चलता क्यों है। देखो जो आपकी रुबिस्को है, रुबिस्को रुबिस्को ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, तो RUBP, और इसके बेसिस पे ये पूरा हो गया बिसफॉस्फेट, रुबिलोज बिसफॉस्फेट। ये जो एक्टिविटी है ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, और ये जो एक्टिविटी है ये है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज। तो जब इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करती है तो ये चलवाता है C3 साइकिल, या जिसको आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस वाली पिक्चर, और जब इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करती है तब ये शिफ्ट करवा देता है C2 साइकिल की तरफ, जिसको आप कहते हो फोटो रेस्पिरेशन। गेटिंग इट, ये बेसिक सा पॉइंट याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है ये इट इज नॉट गुड। व्हाई इट इज नॉट गुड, विल टॉक अबाउट दैट, बट इट इज नॉट गुड, विल टॉक अबाउट दैट व्हाई इट इज नॉट गुड। सो बेसिकली ये पूरी की पूरी पिक्चर है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन, तुम चाहो जो भी इसको बोलना चाहो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अपन आते हैं वापस पॉइंट पे। देखो सबसे पहले जो आपका ये फोटो रेस्पिरेशन वाली ग्लाइकोलेट पाथवे चल रहा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग है। कैसे, आपका यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपका एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, बाय प्रोडक्ट है किसका, जब रुबिस्को की कौन सी एक्टिविटी चलती है सर, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चलती है। अब सवाल उठता है कि रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब अच्छी नहीं है तो फिर चला क्यों रहेगा, तो जब आपका CO2 का लेवल बहुत गिर जाता है तो आपका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन चालू कर देता है कौन, रुबिस्को, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन चालू कर देता है रुबिस्को। CO2 का लेवल क्यों गिर जाता है, पहली चीज तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कम प्रेजेंट है, दूसरी चीज कि टेम्परेचर जब बहुत बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ने की वजह से क्या है, क्योंकि CO2 एक लाइटर गैस है तो वो हवा में चली जाती है और ऊपर की तरफ, ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट के लीव्स के आसपास CO2 का जो अरेंजमेंट है या कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर कम होता है, कम होने के कारण अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन के साथ में काम चालू कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी गेट्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। नाउ देखो दूसरी चीज जो है, फोटो रेस्पिरेशन होता कहाँ है सर, तो फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में अकेले में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होता है। दूसरी चीज इसकी अगर कन्वर्जन और साल्वेज की बात करें, है ना, साल्वेज मतलब कैसे ये बाकी जो आपके इंटरमीडिएट्स उनको यूज करेगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट के यूज किए जाएंगे और उससे 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के बनाए जाएंगे जो कि आगे जाके सीरीन में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ध्यान से सुनना, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के ग्लाइसिन में बनाए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के,
लेकिन एक मॉलिक्यूल सीरीन का। तो नेट रिएक्शन क्या हुई, 2 ग्लाइसिन NADH2 यूज करा और अल्टीमेटली क्या बना दिया, एक सीरीन। एक कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखना है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ मैं बात करूंगा, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, इंटीग्रेशन क्या है इसका, C3 साइकिल से। ये जो सीरीन आपने बनाया है, ये देखना, मैंने बोला था ना वेस्ट प्रोडक्ट रिसाइकलिंग है, तो आपने सीरीन बना लिया, फॉस्फोग्लाइकोलेट तो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा था, तो आपने उसे सीरीन बनाया, इसको आपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट वापस उधर ही आ गए ना अपन, 3 फॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अल्टीमेटली गोइंग इनटू C3 साइकिल, सही बात है। अब ये कंबाइंड रिएक्शन है, इसमें सीधी बात ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है और CO2 का प्रोडक्शन है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना प्लांट्स के अंदर, मतलब O2 इसको यूटिलाइज कर लेने का और CO2 बाहर निकाल देने का, ये निकल रही है ना यहाँ पे बाहर, ठीक है। या फिर इसको अल्टरनेटिवली भी हम क्या बोल सकते हैं, C2 पाथवे। इसको समझते हैं थोड़ा सा चलता कैसे। देखो इसके लिए एक बेसिक सी रिएक्शन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो काम, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो सारे ब्लैक में हैं और मैंने इसको ऐसा मेंशन कर रखा है, और थोड़ा सा ये कैमरे में प्रॉपर तरीके से एक्सपोजर नहीं आने की वजह से कुछ चीजें दिख नहीं रही है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से समझो। ये है हमारे पास में दो मॉलिक्यूल रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के, सही है। क्या है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, वही RuBP। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो रूबिस को क्या करता है आपका, इस RuBP को, अब यूजुअली हम क्या बोल रहे हैं अभी तक कैल्विन साइकिल में कि RuBPs जो है वो CO2 के साथ में यूज होंगे आपके 2 साइकिल में, आई मीन 2 साइकिल मतलब 6 CO2 यूज करके आप ग्लूकोज बना लोगे और वापस RuBP रीजनरेट कर लोगे, ये C3 साइकिल हुई। लेकिन जब आप C2 चला रहे हो तो यहाँ पे क्या है, RuBP जो है ये 2 हिस्सों में टूट रहा है आपका, एक तो बन जा रहा है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरा है वो बन रहा है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, मतलब आपने 10 कार्बन पिक किए, 2 इंटू राइबोलोज करोगे तो 5 कार्बन का आएगा, और 10 कार्बन में से आपने 6 कार्बन इधर भेज दिए इन फॉर्म ऑफ 2 इंटू सी 2 इंटू 3 सॉरी, और इधर भेज दिया 2 इंटू 2, ये है फॉस्फोग्लाइकोलेट और ये है फॉस्फोग्लिसरेट। ये फॉस्फोग्लिसरेट का तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली कैल्विन साइकिल में चला जाएगा, लेकिन ये ग्लाइकोलेट के साथ में दिक्कत है। क्या दिक्कत है जरा उसको समझते हैं। ये ग्लाइकोलेट जो है जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट बोल रहे हैं, इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा और बनेगा 2 ग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल, ये सब क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है। फिर ये ग्लाइकोलेट जो है ये कन्वर्ट आपका आएगा पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट के फॉर्म में पेरोक्सिसोम में आएगा, और यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्सिलेट में। इसका क्या होगा अल्टीमेटली, तुम समझ सकते हो कि इसका रिडक्शन ही चल रहा है, बेसिकली रिडक्शन हुआ और ये क्या बन गया आपका, तुम समझ सकते हो ना इसको, भूल गया मैं, ग्लाइऑक्सिलेट नाम लिखा हुआ सामने भूल गया, ग्लाइऑक्सिलेट। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, अब ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये कीटो एसिड है आपके ग्लाइसिन का, और जब आप जानते हो कि एक कीटो एसिड अपने अमीनो एसिड में बदलना चाह रहा है, तब आप किसी अमीनो एसिड को उसके कीटो एसिड में बदलते हो, तो आप यहाँ पे ग्लूटामेट यूज करते हो, ई लिखा हुआ दिख रहा होगा तुमको, ई यूज किया मैंने यहाँ पे, ई को यूज करके मैंने क्या किया, उसको उसके कीटो एसिड में ऑक्सोग्लूटरेट में बदल दिया, वही अल्फा कीटो ग्लूटरेट भी चाहो तो अल्फा केजी बोल सकते हो, अल्फा केजी में बदल दिया। अब ये जो ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन यहाँ पे बना पेरोक्सिसोम में और फिर ये जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और 2 ग्लाइसिन को यूज करके हम यहाँ पे 2 एंजाइम यूज करते हैं, एक होता है GDC ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, और एक होता है सेरेन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज SHMT। इन दोनों को यूज करके सबसे पहले हम यहाँ से एक तो CO2 रिमूव करते हैं। अब देखो ग्लाइसिन क्या है, 2 इंटू ग्लाइसिन, इसका मतलब है 2 इंटू 2, 4 कार्बन की पिक्चर है यहाँ पे, 4 कार्बन की पिक्चर में से एक कार्बन हटाया तो 3 कार्बन की पिक्चर है, कौन सी, सीरीन। ये दोनों मिलके यहाँ पे NAD का यूटिलाइजेशन करके NADH बन जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है, H2 से आप CO2 कन्वर्ट कर लेते हो, और अमोनिया जो रिलीज हुई इस, क्योंकि जब आप 2 अमीनो एसिड को यूज करके एक अमीनो एसिड बनाओगे तो एक अमोनिया रिलीज होगा, ये अमोनिया जो है ये वापस से यूज कर ली जाती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, फॉर द सिंथेसिस ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड ग्लूटामिन, ठीक है, ग्लूटामिन को, ताकि हम और ग्लूटामेट बना सके, और इसके कांस्टेंट में आप क्या कर सकते हो, लगातार प्रोसीजर चलाते रहो, ग्लूटामिन से ग्लूटामेट बनाओ, ग्लूटामेट को अंदर भेजो ताकि ग्लाइऑक्सिलेट वापस ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो, और ये बेसिक पूरी प्रोसीजर चलती रहे। हम वापस आ जाते हैं इधर, ये जो सीरीन बना है ये सीरीन वापस आता है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में वापस सीरीन का अपने अमीनो एसिड से कीटो एसिड में कन्वर्जन होता है, वापस जब आप एक अमीनो एसिड को कीटो एसिड में बदल रहे हो तो आपको एक कीटो एसिड को वापस से अमीनो एसिड में बदलना पड़ेगा, ट्रांसअमीनेज रिएक्शन। अच्छा, ट्रांसअमीनेज रिएक्शन का ये जो अपना ट्रांसअमीनेज रिएक्शन है, इसका कोफैक्टर कौन सा होता है यार, जरा बता देना, विटामिन वगैरह कोई होता है क्या इसका, कोएंजाइम या कोफैक्टर जो भी, जरा बताना, मुझे नहीं याद है, कमेंट में बता दो प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करके ग्लिसरेट बनाते हैं, फिर ग्लिसरेट को हम पहुंचाते हैं कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद में उसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP, और क्या बना लेते हैं, एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेते हैं।
फिर वो 3 फॉस्फोग्लिसराइड को हम केल्विन साइकिल में डाल देते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहाँ है प्रॉब्लम? सब तो दिक्कत क्या है, सब तो बराबर चल रहा है। दिक्कत ये वाली है, ये CO2 का वेस्ट। जब आप RUBP को यूज कर रहे हो, आप 10 कार्बन की चीज यूज कर रहे हो जब यहाँ पे, तो आप 10 कार्बन की चीज से 10 CO2 मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। अगर मैं 10 CO2 की बात करूं तो केल्विन साइकिल में मैं कितने आपके बना सकता हूँ ग्लूकोज? एक में थ्री ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना सकता हूँ इस तरीके से। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 PGA बना सकता हूँ मैं ना, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGL बना सकता हूँ मैं 10 से, और एक कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद बच भी जाएगी, और आगे आएगा तो और बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 10 में से 6 तो आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर ली, लेकिन जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी वो यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रही है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होने की वजह से आपकी पूरी की पूरी जो स्कियोमेट्री है वो खराब हो रही है। बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज वाई ये वाला जो सौदा है अच्छा नहीं है, इससे हमारी फोटोसिंथेटिक यील्ड बहुत गिर जाती है, क्योंकि जो आप पूरी 10 की 10 अलग अलग तरीके से केल्विन साइकिल में यूज कर सकते थे, हर एक बार एक केल्विन साइकिल में एक CO2, आप यहाँ पे उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट इज वाई जो फोटो रेस्पिरेशन है इट इज नॉट गुड, और इससे आपकी यील्ड गिरती है, ध्यान रखना है ना। दूसरी चीज, फोटो रेस्पिरेशन इन पेरोक्सिसोम का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है क्या, ये लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन अपटेक है और CO2 का रिलीज है। क्यों है ये? स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने जस्ट बताया तुमको कि स्ट्रेस प्रोटेक्शन से कैसे, क्योंकि CO2 तो है ही नहीं, CO2 नहीं है, और हम बोले कि हम तो सिर्फ केल्विन साइकिल चलाएंगे, तो मर जाओगे भैया। अगर आपके पास CO2 नहीं है तो फिर कैसे करोगे, कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए ना। दूसरी चीज लीफ का जो पेरोक्सिसोम है ये स्पेशलाइज्ड है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, याद रखना। रुबिस्को और ऑक्सीजनेज, मैंने जस्ट अभी बताया कि डोमिनेंट एंजाइम है ये CO2 फिक्स करने के लिए, बट जब आपके ऑक्सीजन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तीसरी चीज, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे की अगर अपन बात करें तो अलग अलग तरीके के 11 एंजाइम्स इसमें काम करते हैं, जिससे आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट की प्रोसेस चलती रहती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वहां पे डीफॉस्फोराइलेशन चलता है, और पेरोक्सिसोम में आपका ग्लाइऑक्सिलेट बनता है। आपने देख लिया होगा इधर कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, डीफॉस्फोराइलेशन है, और आपका अल्टीमेटली अरेंजमेंट इस तरीके से चलता है। ये डीफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में, ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन पेरोक्सिसोम में। सही है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इंटरकनेक्टेड दो तीन चीजें बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डीफॉस्फोराइलेशन, जैसा हमें जाहिर है, पीजीपी एंजाइम इट कन्वर्ट 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनटू ग्लाइकोलेट, है ना, सॉरी 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइकोलेट, और इससे क्या होता है, आपका ग्लाइकोलेट का मूवमेंट हो जाता है पेरोक्सिसोम की तरफ। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें गॉक्स एंजाइम होते हैं या GOX एंजाइम होते हैं जो आपके ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट में, जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। उसके बाद में आपका, मैं शायद रिडक्शन बोल जाता पहले, उसको करेक्ट करें ना, ऑक्सीडेशन की, यहाँ पे आपका फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे शुरू हो जाता है। पेरोक्सिसोम में ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन भी है, SGT या GGT जो है ये आपका क्या करते हैं, पूरा ग्लाइऑक्सिलेट को ग्लाइसिन में बदलते हैं, और ग्लाइसिन आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाला है, और आपका ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो केल्विन साइकिल कंपेटेबल मेटाबोलाइट में बदल जाता है। क्या? ग्लाइसिन। माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म में GDC की अपन ने बात करी अभी, और फिर SHMT, सेलेन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे वो डिकार्बोक्सिलेट करती ग्लाइसिन को, जिससे आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है THF के लिए, और अल्टीमेटली इधर जनरेट क्या करती है, वो सीरीन को जनरेट करती है, और कार्बन यूनिट फॉर द फर्दर रिएक्शंस। THF मतलब वो टेट्राहाइड्रोफोलेट का बेसिक प्रोसेस है। अब ये एक बेसिक डायग्राम और है, इसको चाहो तो एक बार देख सकते हो। ऑल्दो मैंने सारी बात करी है, मैंने डिहाइड्रोजिनेज वगैरह और सब कुछ, HRP वगैरह, हाइड्रोक्सीपाइरुवेट रिडक्टेज वगैरह, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, गॉक्स, GGT, SHMT, GDC, MDH वगैरह, ये माइटोकॉन्ड्रियल है, ये पेरोक्सिसोम वाले हो रही है, क्लोरोप्लास्ट वाला। इसको एक बार देख लेना, काफी है ये। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है अपने पास में C4 पाथवे, जिसको हम बोलते हैं हेचेंस्लैक पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब देखो, हम ये बात समझ गए कि यार फोटो रेस्पिरेशन से तो प्रॉब्लम है। फोटो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्या है कि हम हर बार जब भी फोटो रेस्पिरेशन करेंगे एक CO2 का लॉस करेंगे। एक CO2 का लॉस करेंगे मतलब सीधा सीधा हमारा एक केल्विन साइकिल का लॉस हो रहा है, एक पूरे टर्न का लॉस हो रहा है, हम जानते हैं बात। तो इस वजह से दिक्कत क्या है, इस वजह से ना लोगों ने, आई मीन लोगों से मेरा मतलब प्लांट्स ने अलग अलग मैकेनिज्म्स किए। सबसे पहला मैकेनिज्म जो है वो है हेचेंस्लैक पाथवे का, जिसको हम क्या बोलते हैं, C4 पाथवे। C4 पाथवे की स्थिति क्या चलती है, जरा इसके बारे में समझ लो। C4 पाथवे में होने ऐसा वाला है कि आपके दो सेल्स खेलने वाले हैं इसमें, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ, और इसको अपन बोलते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। क्रेन्ज एनाटॉमी कि क्रेन्ज एनाटॉमी क्या बोलती है सर आपको? क्रेन्ज एनाटॉमी बोलती है कि मेसोफिल सेल्स जो होंगी ना वो बाहर की तरफ रहेंगी, और वो मेजरली लाइट रिएक्शन को टारगेट करेंगी, और जो आपकी अंदर अंडल शीट सेल्स होंगी ना, ये आपकी क्या होंगी, डार्क रिएक्शन के लिए, या तुम बोल सकते हो कि अंदर की तरफ होगी, और ये बेसिकली आपके जो ऑक्सीजन स्ट्रेस है उसको मेंटेन करने में मदद करेगी। लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझते हैं इसके बारे में। चलो आ जाओ, पहले तो बेसिक समझ लो। C4 पाथवे कहना क्या चाह रहा है साहब, देखो ये समझो,
मैंने अभी तुमको बताया कि अगर आप CO2 को यूटिलाइज करके डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो पहला 3 कार्बन का बनाते हो तो C3 बोलते हैं, 2 कार्बन का बनाते हो तो C2 बोलते हैं। C2 में ग्लाइकोलेट फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है इसलिए उसको हम C2 बोल रहे हैं। C4 में क्या बनेगा फिर, या सही बोल रहे हो, बोलो बोलो, एग्जैक्टली 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखते हैं इसमें, कहाँ कहाँ होता है। अब देखो C4 प्लांट्स बहुत सारे हैं, मेज, शुगर केन वगैरह ये सारे आपके C4 प्लांट्स हैं। ये क्यों करते हैं C4, अभी जस्ट बताया ना, फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए। मेजरली यहाँ पे होगा ये कि आपका CO2 को कैप्चर करा जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और उससे बना लिया जाएगा 4 कार्बन का एक शुगर, मतलब 4 कार्बन का शुगर बना लिया जाएगा, मतलब CO2 फिक्स ही 4 कार्बन के फॉर्म में की जाएगी। पहले देख लेते हैं होने क्या वाला है यहाँ पे। तो इसमें होने वाला है एक तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज की एंजाइम है ये, याद रखना है इसको, पीईपी कार्बोक्सिलेज। मेसोफिल सेल्स क्या करेंगी, इस एंजाइम को यूज करेंगी और CO2 को कैप्चर कर लेगी 4 कार्बन के ऑक्सिलो एसीटेट में। अब बन गया ना, CO2 से डायरेक्ट 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया, इसलिए C4 बोल दिया। ऑक्सिलो एसीटेट क्या करेगा फिर, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्योंकि ये मेलेट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। आई होप तुम जानते होंगे एस्पार्टेट जो है उसका कीटो एसिड है, ऑक्सिलो एसीटेट। फिर एक अपने पास में आएगा पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फोडाइकाइनेज। इसमें क्या होगा, ये बंडल शीट में होगा, इसमें ये मेलेट डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा पायरुवेट में, और इस वजह से आपके अलग अलग मैकेनिज्म चलने वाले हैं, बट अभी के लिए हम NADP मेलिक एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। NADP मेलिक एंजाइम, NADP मेलिक एंजाइम। पायरुवेट जो होगा फिर आपका पीईपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज के थ्रू, और अल्टीमेटली आपका CO2 की डिलीवरी हो जाएगी रुबिस्को को। बात समझ आ रही क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मेलेट जो होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अल्टीमेटली पायरुवेट वापस पीईपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब मेलेट 4 कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो यहाँ से CO2 निकलेगी ना, ये CO2 किसको दे दी जाएगी, रुबिस्को को दे दी जाएगी। नेट रिएक्शन जो सिर्फ इतनी सी है इसके अंदर कि ATP डिपेंडेंट पायरुवेट का फॉस्फोराइलेशन होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसमें यूटिलाइज किया जाएगा। कब, जब आप पायरुवेट को वापस क्या में कन्वर्ट करोगे, पीईपी में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करोगे। ये रिएक्शन भी ग्लाइकोलिसिस से रिलेट करती है। लास्ट रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस कुछ ऐसी है, जरा इसको बेसिक से समझते हैं। क्रेन्ज एनाटॉमी में बेसिकली हमारे पास मेसोफिल सेल है, हमने CO2 पकड़ी इन द फॉर्म ऑफ क्या, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एनाहाइड्रेस ने किया कार्बन का फिक्सेशन, आपने बना लिया ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट बनाने के बाद आपका यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ऑक्सिलो एसीटेट बनाया। फिर आपने मेलेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से, अब अगर तुमको याद आ रहा हो तो ये सेम रिएक्शन तुम्हारी लास्ट रिएक्शन TCA में चलती है। TCA कौन सा, अरे बताओ ना, क्रैब्स साइकिल यार, हाँ क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल में चलती है, जिसमें ऑक्सिलो एसीटेट मेलेट का उल्टा चलता है, वहां मेलेट टू ऑक्सिलो एसीटेट बनता है लास्ट रिएक्शन में, वही मेलेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ये मेलेट फिर क्या करता है, आपका बंडल शीट में आता है, यहाँ आ गया बंडल शीट में। फिर यहाँ पे क्या करता है, वापस से NADP मेलिक एंजाइम के थ्रू काय में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, फिर CO2 दे देता है और रुबिस्को के पास चली जाती है ये। फिर यहाँ पे हेच एंड स्लैग की C4 साइकिल चालू हो जाती है, और वहां पे वही चालू हो जाता है कैल्विन साइकिल वाली पिक्चर, ट्राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट, और ये पूरी पिक्चर ये सब चलता रहता है, वही 3PG G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड, वापस से आपका ग्लूकोज बन गया, और ये प्रॉपर जो अभी हम डिटेल में पढ़ के वही सब चलता है। ATP NADH का प्रोडक्शन, यूटिलाइज आई मीन नॉट प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, और वो सारी चीजें। पायरुवेट क्या करता है, वापस चला जाता है, फिर आपका पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज जो है वो इसको वापस से पीईपी में कन्वर्ट कर देता है, फिर से वही अगली CO2 आती है, ऑक्सिलो एसीटेट बनता है, मेलेट बनता है, मेलेट वापस घुसता है, और ये प्रोसेस लगातार 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 चलती ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे फायदा ये है कि अब अल्टीमेटली इन्होंने ऑक्सीजन और उसके बारे में बातचीत खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने रुबिस्को को कहाँ फेंक दिया, रुबिस्को को अंदर फेंक दिया, उसको बोला कि बेटा कितना ही CO2 बाहर कम रहे, हम तेरे को CO2 ही डिलीवर करेंगे, तेरा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चलवाएंगे ही नहीं, अब चलवाएंगे ही नहीं तो चलेगा ही नहीं, लोड ही नहीं है। सही है। नेक्स्ट, अब है ना डिफरेंट केमिकल सब टाइप्स है C4 पाथवे के, जरा उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। 3 तरह के पाथवे अपने को ध्यान रखना है, किस बेसिस पे है ये सब टाइप्स, ये सब टाइप्स है आपका कि किससे आप क्या निकाल रहे हो, CO2 निकाल रहे हो, मतलब CO2 जो है वो किस तरीके से निकाल रहे हो। जब से मैंने पीछे क्या यूज किया है, NADP मेलिक एंजाइम यूज किया है, ऐसे ही मैं NAD मेलिक एंजाइम भी यूज करूंगा, ऐसे ही मैं पीईपी कार्बोक्सिलेज या पीएफसी कार्बोक्सिकाइनेज भी यूज करने वाला। लेट्स सी, देखते हैं। देखो ध्यान दो, जैसा आपका एंजाइम है जो आपका C4 डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके 3 बेसिस हो जाते हैं। C4 प्लांट्स जो हैं उसमें सबसे पहले है आपका NADP मेलिक एंजाइम, जो हम देख के आए, क्लोरोप्लास्ट में होगा वो, मेज में और अलग अलग जगह पे हो सकता है ये, मेज और शुगर केन, है ना, याद रखना शुगर केन। इसके बाद में आपका NAD मेलिक एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये पोजीशंस भी याद रखना पड़ेगी आपको, NADP मेलिक क्लोरोप्लास्ट में, NAD मेलिक माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि मिलेट में, और इसके बाद में आपका
पीईपी कार्बोक्सिकाइनेस जो कि आपका साइटोसोल में, जैसे कि गिनी ग्रास में देखने को मिलता है। ये 3 मेजर पोजीशन, 3 मेजर एंजाइम, इसके बेसिक टेबल बना लो। तुम बनाओगे तुम्हें मैं बता दे रहा हूं कैसे। यहाँ एंजाइम लिखो, यहाँ पे उनकी लोकेशन लिखो, और यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लिख लो। जितने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं उतने काफी है, ज्यादा लोड लेने का नहीं है। इसके बेसिक सा मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ तुम इस चीज को समझ लो, बाकी तुम इसको देखना चाहोगे तो देख सकते हो। मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इनको भी एक्सप्लेन करने गया तो। ये खुद अपने आप में आधे घंटे के लेक्चर है। तुम सिर्फ इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ से मेलिक एंजाइम या मेलेट आया अंदर, ये सब प्लाज्मोडेस्माटा है, मेलेट अंदर आया, ये आपका क्या है, क्लोरो बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल शीट का माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बंडल शीट का साइटोसोल है। आपके पास में ये स्टार देखो, एक ये वाले स्टार को देखो, एक ये वाले स्टार को देखो, और एक ये वाले स्टार को देखो। तुम तीनों स्टार को अगर ध्यान से देखोगे, जिसको मैंने मार्क किया है, दिस वन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं NADP मैलिक एंजाइम के थ्रू, NADP में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम NAD के थ्रू CO2 को बाहर निकाल के अंदर भेज रहे हैं केल्विन साइकिल के लिए। ये डिब्बा केल्विन साइकिल है ना, ये केल्विन साइकिल है। उसके बाद में अगर इधर आएंगे हम तो यहाँ पे ऑक्सिलो एसिडेट के बाद में पीईपी बना दे रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं विद दी पीईपी कार्बोक्सीकाइनेस, और ये साइटोसोल में चल रही है। ये वाली NAD टू NADH कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, और ये वाली कहाँ चल रही है, क्लोरोप्लास्ट में चल रही है। आई नो ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आया होगा तुमको, बट बिलीव मी बहुत डिटेल में अगर लेके जाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा और तुम बोर ही हो जाओगे। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अपन आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको अपन बोलते हैं कैम पाथवे। कैम पाथवे, कैम के बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत। पहली चीज तो समझो ये क्यों चल रहा है कैम पाथवे। तो क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है ये आपके ओपनसियासी या यूफोरबियासी या क्रेसुलेसिया में तो है ही है, क्रेसुलेसियासी इन फैमिलीज में चलता है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। पानी की बहुत कमी से इनका क्या लेना, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि सूखा पड़ा है, पानी की कमी मतलब सूखा पड़ा है। तो अगर ये दिन में स्टोमेटा खोल देंगे अपने, क्योंकि CO2 तो स्टोमेटा से आ रहा है, जितने भी डायग्राम हमने पीछे देखे अभी तक सब में देखो स्टोमेटा स्टोमेटा स्टोमेटा, CO2 अंदर स्टोमेटा से आ रहा है ना, और पीछे जाओगे तो भी ये स्टोमेटा गार्ड सेल, स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर आ रही है। तो अगर ये दिन में स्टोमेटा खोल देंगे CO2 अंदर लाने के लिए, तो इनका सारा पानी उड़ जाएगा। ट्रांसपिरेशन का रेट समझो, अब ट्रांसपिरेशन का रेट की वजह से तो पानी उड़ जाएगा, पानी की ऑलरेडी कमी। तो फिर ये बोलते अरे यार क्या करें, फिर ये बोलते कि काम करते हैं अपन है ना, रात को स्टोमेटा खोलेंगे, रात को स्टोमेटा खोलेंगे, दिन में बंद रख लेंगे। तो बोले कि हम स्कोटो एक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्कोटो एक्टिव, है ना, क्या बन जाते हैं, स्कोटो एक्टिव बन जाते हैं, कि रात को स्टोमेटा खोलते हैं और दिन में बंद कर देते हैं। वाह यार ये भी बढ़िया, जरा देखते हैं कैसे कर रहे हैं ये। तो भाई साहब ये एक वाटर अडेप्टिव फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, याद रखना है ना, वाटर अडेप्टिव फोटोसिंथेसिस। कैम पाथवे जो है ये उन जगह पे देखने को मिला, यहाँ पे इवॉल्व हुआ जहाँ पे क्रॉनिक लो वाटर अवेलेबिलिटी का इशू हमेशा रहता है, मतलब लंबे लंबे समय तक पानी की कमी यार। जैसे कि आपका ये डेजर्ट, इसमें ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को रात को खोल लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। रात को भी ट्रांसपिरेशन होता है लेकिन कम होता है, और उस टाइम पे कार्बन कैप्चर कर लेते हैं। तो इनका नॉक्टर्नल कार्बन कैप्चर चलता है सर, है ना, स्टोमेटा ओपन एट नाइट अलाउइंग कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, ये क्या करते हैं, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को काफी सारे एंजाइम सिस्टम के थ्रू मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, रात में मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इस मैलिक एसिड को पकड़ते हैं और वैक्यूल्स में ले जाके स्टोर कर देते हैं। मैलिक एसिड का कर दिया, जो आपने रात में बनाया उसको रात में स्टोर कर दिया वैक्यूल्स में। अब ये जब दिन होगा, अगले दिन क्या करेंगे, ये मैलिक एसिड को वापस से कन्वर्ट करेंगे अपने अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में, देखेंगे हम क्या प्रोजेक्ट होने वाला है, और फिर उससे क्या निकालेंगे, CO2 निकाल लेंगे और फोटोसिंथेसिस चला लेंगे। बट रात में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो सकती है, इसका आंसर तुम मेरे को कमेंट में करोगे कि क्यों रात में कैम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, CO2 तो है उनके पास, है ना। मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट आंसर में वो हार्ट और पेन कर दूंगा। देखते हैं किसको मिलता है। नाउ अगला है कैम पाथवे के कंपोनेंट क्या। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स याद रखना है, ALMT9 एल्यूमिनियम एक्टिवेटेड मेलेट ट्रांसपोर्टर, जो कि मेलेट के मूवमेंट को चलाएगा, और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो कि आपका CO2 फिक्सेशन में असिस्ट करेगा। एंजाइम और इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं तो MDH मेलेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि आपका मेलेट प्रोडक्शन से रिलेटेड है और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ऑक्सिलो एसीटेट एक की इंटरमीडिएट आने वाला है बीच में। मैलिक एंजाइम जो आपका मैलिक एसिड को डिकार्बोक्सिलेट करके हमको CO2 देने वाला है दिन में। बाकी कुछ की एंजाइम्स और हैं, जैसे कि PEPC फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि आपका CO2 फिक्सेशन इनिशिएट करवाता है। अच्छा ये रेगुलेटर भी है, ध्यान देना, रेगुलेटरी प्रोसेस यही है पीईपी कार्बोक्सिलेज की। फिर एक पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज है और पीईपीसी काइनेज है,
जो कि आपके रेगुलेटरी प्रोसेस में है, और आपका पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज तो है ही है, अभी से पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से हम इसको। जरा इसको देखो होने क्या वाला है यहाँ पे, राइट। ये है अभी अंधेरा, और यहाँ पे स्टोमेटा है ओपन, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर घुस चुकी है, ये आ गई अंदर। अंदर आते ही इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें से फॉस्फोइनोल पायरुवेट को उठाया पीईपी कार्बोक्सिलेज ने। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें से ये इसका फॉस्फेट बाहर किया और क्या बना लिया, ऑक्सिलोएसिटेट, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। फिर NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेज को यूज किया, NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेज से NADH को यूज करते हुए मैलेट में कन्वर्ट किया ऑक्सिलोएसिटेट को, वापस वही रिएक्शन सेम। ये सेम रिएक्शन आपकी कहाँ लगती है, ये सेम रिएक्शन आपकी लगती है कहाँ पे, ऑक्सिलोएसिटेट मैलेट वाली TCA में, है ना, उल्टी लगती है बस। मैलिक एसिड बना, वैक्यूल में जाके स्टोर हो गया। अब ये पायरुवेट कहाँ से आ रहा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो ये स्टार्च से आ रहा है। स्टार्च को हम ट्रायोस फॉस्फेट उल्टा चल दो, स्टार्च से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से करते 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 पायरुवेट से पहले वाली रिएक्शन पे रुक जाओ, ग्लाइकोलिसिस, सिंपल। लेकिन दिन में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लीफ का एसिडिफिकेशन हो रहा है, CO2 अपटेक, क्योंकि बाइकार्बोनेट बनते जा रहे हैं ना, अंदर एसिड बनता जा रहा है। इधर आ जाओ, डीकार्बोक्सिलेशन होगा आपका किसका, मैलेट का। और दूसरी चीज आपका बाइकार्बोनेट के साथ में एक चीज और एसिडिफिकेशन दे रही है, क्या, मैलिक एसिड बनता जा रहा है, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो रहा है लीफ का। यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसका, मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड वापस वैक्यूल से बाहर खींच लिया जाएगा। जो एंजाइम आपने यहाँ यूज किया था NADP मैलिक एंजाइम, वही आप यूज करोगे और आज कन्वर्ट कर दोगे टाइम में मैलेट टू पायरुवेट। मैलेट वापस 4 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये CO2 बाहर निकली, ये CO2 कहाँ चली गई, केल्विन साइकिल में चली गई। क्यों, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकती, स्टोमेटा क्या है, क्लोज है दिन में। अब ये यहाँ पे बन गया आपका क्या, केल्विन साइकिल का स्थिति, पायरुवेट से वापस स्टार्च बन गया। ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म है पूरा का पूरा कैम पाथवे का। एक बेटर डायग्राम और देख सकते हो इसी में, ये वाला, ये भी वही स्थिति है, यहाँ पे सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी तुमको बताया। ये लाइट की स्थिति है, ये डार्क की स्थिति है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस में आपका ऑक्सिलोएसिटेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी डार्क में आपका ऑक्सिलोएसिटेट मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है। लाइट आने के टाइम पे ये वापस से काय में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 और पायरुवेट में, CO2 केल्विन साइकिल में चली जा रही है, पायरुवेट वापस आपका फॉस्फोइनोल के थ्रू चलता जा रहा है। तो लो कांस्टेंट प्रोसेस, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, ये कांस्टेंट प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अरे बात समझ में। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो डे टाइम में डिकार्बोक्सिलेशन चल रहा है, जिसमें आपका मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है काय में, आपका डिकार्बोक्सिलेट होके CO2 दे रहा है किसको, रुबिस्को को, और अल्टीमेटली उससे केल्विन साइकिल चल जा रही है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इसके लीव्स में बहुत सारे बदलाव हैं, और मेटाबॉलिक जीन्स और जो अरेंजमेंट्स है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, गर्मी में भी अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करते हैं, इसको तो एक्टिव स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, लास्टली आई वांट टू गिव अ गिफ्ट टू यू, और ये है हमारा तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। इस जब ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में इस पूरी की पूरी डिफरेंस वाली, क्या बोलते हैं इसको, टेबल बोलते क्या रिवीजन कर लेना, रिवीजन कर लेना पार्टी। रिवीजन के बिना कुछ होगा नहीं दादा, हो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। तो अच्छे से रिवाइज करो चीजों को, बढ़िया तरीके से पढ़ो, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करो, भगवान की कृपा से अब थोड़ी बहुत चीजें आती है तो आपको बता देंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं सर, ये था आज का लेक्चर। बहुत बहुत सॉरी इतने दिन बाद वीडियो डालने के लिए, बट आपसे रेगुलर वीडियोस रहेंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो, एंड बी अ वॉरियर, प्लीज बी अ वॉरियर, मेक श्योर यू आर इन वॉर। बाय बाय।